Hey everyone, good evening. Welcome to Doubtnet. I'm Yogesh Chandra Shukla, your biology faculty. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटेंस एंड वेरिएशन का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पार्ट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इंटेंस एंड इसके ऊपर की कॉन्सेप्ट। मतलब एनसीईआरटी ने जनाब ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि देखकर हमें लगता है कि वाह वाह क्या लिख दिया है, दिमाग ही खराब हो जाता है। इसलिए बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा आसान करने मैं आपको आज की एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समझाऊंगा और इजीएस्ट वे में यहां से लेकर एटलीस्ट जो लिंकेज तक का, रिकॉम्बिनेशन तक का पार्ट है, जो मैक्सिमम बच्चों के लिए दिमाग में एकदम दही कर देता है, उस चीज को अपन रायता बनाने के लिए आज के सेशन पे हैं। तो आज के सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि इस चैनल को आपकी जरूरत बेशक बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन भी जरूर बताना बेटा, मैं एक एक कमेंट देख रहा हूं ताकि बच्चों का जो प्यार है वो हमें मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटेंस एंड वेरिएशन का। आज अगला पार्ट होगा। लास्ट क्लास तक मैंने लगभग जितने भी मेंडलिज्म के कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने आपको बता दिए थे और उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी और अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ठीक है यार, ये जो हो गया अब उसके आगे क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे ये आता है, सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इंटेंस, हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये है क्या चीज, देखो यार, जब तक मेंडल साहब थे इस दुनिया में, है ना, मतलब एक कहानी है, पूरी कहानी सुनते चलना यहां से लेकर मॉर्गन साहब की कहानी तक। तो जब तक मेंडल साहब थे इस दुनिया में, उस समय तक इस जनरेशन पे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं था। तो लोग जो है ना, उन्हें ये नहीं पता था कि व्हाट इज एग्जैक्ट जेनेटिक मटेरियल, व्हाट इज एग्जैक्ट जेनेटिक मटेरियल, मतलब जो क्या क्या कह सकते हैं कि किस बात पे बेस्ड है ये इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो है वो किस बात पर बेस्ड है, कौन करवा रहा है, ये सब बात किसी ने सोची ही नहीं। लेकिन अब थोड़ी बहुत सोची जा सकती थी। लोग कहते थे कि भैया ये जो जीन वगैरह जो तुम कह रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन लोगों को ये फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया कि यार ये फैक्टर कहां है तो दिखाओ, किधर है ये फैक्टर, कब आता है, किधर आता है। ये वाला कॉन्सेप्ट ना लोग ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। लोगों को ये मैथमेटिकल टूल्स ना एक्सेप्ट ही नहीं हो पाया। लोगों को डार्विन के अगेंस्ट जाना मतलब समझ ही नहीं आया कि यार हम तो मानते हैं कि यार जो इनहेरिटेंस है वो नेचुरल सिलेक्शन से होता है, हम तो मानते हैं इनहेरिटेंस जो है वो फैमिली ब्रांचिंग से होता है, और ये तुम कह रहे हो जीन करवा रहे हैं, तुम कह रहे हो कि फैक्टर करवा रहे हैं, ये बात सही नहीं है। तो मेंडल साहब 1856 से अपना स्टार्ट किए, 1863 तक इनका कॉन्सेप्ट चला, 7 इयर्स इनका कॉन्सेप्ट चलता रहा और 7 ईयर के बाद इन्होंने पब्लिश करने की प्लानिंग की। तो 2 साल पब्लिश करने में लगे, 1865 में इन्होंने पब्लिश कर दिया। ये भी नीट का एक फेवरेट क्वेश्चन बन रहा है, तो आप इसे भी पॉइंट अपने दिमाग में रखना कि मेंडल का जो पब्लिश वर्क था इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865, ये किए और करने के बाद चल गया, चलता रहा। बहुत सालों तक लोगों ने इन्हें रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, लोगों ने इन्हें अच्छा समझा ही नहीं। लोगों ने इन्हें समझा कि यार कुछ भी है, मतलब ये अच्छा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो लोग कुछ भी कुछ मान लिए इसको, ठीक है भाई मान लेते हैं, चलो इन्होंने कुछ भी कुछ बोला होगा। तो मेंडल साहब के कॉन्सेप्ट को माना नहीं गया और रीजन बहुत सारे थे। फिर 1900 पे, मतलब इनके मरने के लगभग मान सकते हैं कि 35 साल के बाद, ठीक है 35 साल के बाद, मतलब सॉरी 1865 में पब्लिश किया और ये लगभग 1878 या इसके आसपास इनकी डेथ हो गई थी, या 88 में, लगभग 12-15 साल ये मतलब रिकॉग्नाइज ही नहीं था, कोई जानता तक नहीं था और ये खत्म हो गए। 1900 पे आफ्टर डेथ इनकी पहचान कुछ लोगों ने की। कुछ लोग जो रिसर्च कर रहे थे, जब रिसर्च होता है ना तो एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है कि आप उसको पब्लिश करने जाओगे ना तो जो पहले से पब्लिश्ड है उसके साथ कंपेयर करना पड़ता है, यार पहले से किसी ने पब्लिश तो नहीं कर रखा है। तो मेंडल साहब से उनका क्लैश हुआ, तो पता चला यार कि ये बात जो हम बता रहे ऐसी बात आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले एक आदमी था जिसने बता के खत्म भी हो गया। वो कौन है? वो है मेंडल, ग्रेट क्रीकर जॉन मेंडल। तो याद रखना 1900 पे ये फिर थोड़ा सा और पहचान आई,
लेकिन ये पहचान आने से पहले एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, और ये एम्स का भी क्वेश्चन रहा है, एफएमसी का क्वेश्चन भी रहा, जिपमर का क्वेश्चन भी रहा है, और नीट का तो डेफिनेटली रहा है कि यार मेंडल साहब को रिकॉग्नाइज ना करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या निकल कर आया। तो मैं आपको पॉइंट आउट करता हूं। सबसे पहली बात, उस टाइम पे कम्युनिकेशन जो है वो इतना ईजी नहीं था। तो वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहला आपको कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी। पहली चीज है, जैसा आज है, जैसा 1900 में था, उस टाइम पे कम्युनिकेशन नहीं था। उससे 25-30 साल पहले कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था। लोग अपनी बात को वेल पब्लिश तरीके से अच्छे से लोगों तक नहीं समझा सकते थे। समझने वाले सिर्फ कुछ साइंटिस्ट ही थे, और वो अपनी ही मुर्गी की एक टांग है और उसी पे हम उछलेंगे, वैसे वाले कॉन्सेप्ट पे रहते थे। तो पहली बात है। दूसरा, जब अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो अपने वर्क को वेल पब्लिश्ड हम कैसे करेंगे? तो ये बात याद रखना, दोज डेज एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड, मतलब बहुत ज्यादा वाइडली पब्लिश नहीं, कुछ कुछ जगह पब्लिश हुआ। अच्छा, पब्लिश होने का मतलब लैबोरेटरीज में लोगों तक बात जाती है, पता चलता है, तो लोगों तक ये बात वेल पब्लिश्ड हुआ नहीं, ज्यादा लोगों को पता ही नहीं चल पाया। तीसरा, इनका जो फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट था, सेकेंडली हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इन मेंडल्स वाज एज स्टेबल एंड इज डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल्ड द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। इन्होंने कहा था कि जो ट्रेट्स होते हैं वो मतलब स्टेबल यूनिट है एंड डिस्क्रीट यूनिट है, जो कंट्रोल करती है कैरेक्टर्स को और एक्सप्रेशन को। द पेयर ऑफ एलील विच नॉट बी ब्लेंड, और वो जो एलील्स है जो एक दूसरे से ब्लेंड नहीं है, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं है, वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय हिज कॉन्टेम्परीज। जो उनके लोग थे, जो उनके मतलब एक्सप्लेन जो होता मतलब जिनको भी इनको समझाना था, उनके पास में ये सारी बात नहीं समझ पाए। वेरिएशन इन सीन इन नेचर, इन्होंने उससे थोड़ा सा वेरिएशन देखा। तो फोर्थ पॉइंट ये हुआ कि इनके जीन का कॉन्सेप्ट, इनके फैक्टर का कॉन्सेप्ट, इनके ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट। भैया तुम उस चीज के बारे में बात कर रहे हो जो इमेजिनरी है। इमेजिनरी है मतलब कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कुछ भी कुछ बोल रहे हो, तुमको पता थोड़ी है वो जीन कहां पर है, पता ही नहीं था। ब्लेंडिंग नहीं होती, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, ये कैसे कैसे किस बेस पर तुम ये कह रहे हो? तो ये एक अपने जो भी इनके जिनका जो अप्रोच था ना, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया, लोगों तक इनको समझ ही नहीं पाए कि भाई इनका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा ढीला है बाबू, इनका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चौथी बात आ गई। फिर हम समझे कि चलो यार ठीक है, अब थर्ड कॉन्सेप्ट मानते हैं कि थर्ड कॉन्सेप्ट है। भाई साहब, इनके कॉन्सेप्ट में, इनके अप्रोच में मैथमेटिक्स था, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दिया। मतलब तुमको मैथमेटिक्स कहां पे लगती है? मैथमेटिक्स मतलब हर चीज जो फिक्स हो, ठीक है, ये हर चीज जो हर जगह एक जैसी हो, उधर मैथमेटिक्स लगता है, फॉर्मूला लग जाता है कि इधर भी वही है, उधर भी वही, उधर भी। पर बायोलॉजी हर जगह चेंज है भाई, बायोलॉजी हर जगह चेंज है। जो कॉन्सेप्ट मेरे ऊपर लगता है वो गाय भैंस के ऊपर नहीं लगता है। जो मेरे जीन का मतलब जो मेरा पिगमेंट जीन बना रहा होगा, वो गाय भैंस का पिगमेंट नहीं बना रहा होगा, अलग होगा उसका। तो सबके ऊपर अलग अलग कॉन्सेप्ट लगता है, तो तुम मैथमेटिकल फॉर्मूले में फॉलो नहीं कर सकते थे। लेकिन मेंडल साहब ने कहा कि नहीं, वो पनेट स्क्वायर वाला फॉर्मूला था ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1/2 वगैरह 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 वगैरह, तो वो कॉन्सेप्ट हर जगह लगा दिए। वाह भाई साहब, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बना कि मैथमेटिकल्स जो एक्सप्लेन हुआ बायोलॉजिकल मेथड्स में, ये भी लोगों को अनएक्सेप्टेबल था कि भैया हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और बहुत सारे रीजन थे कि मेंटल वर्क जो होता है वो उस समय उतना अच्छा काम नहीं कर पाया, लोगों को समझ नहीं आया। अच्छा, एक और बहुत बड़ा रीजन आया कि जो इन्होंने फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट दिया था, ये he could not be provide any physical proof। इसका कोई फिजिकल प्रूफ है, एग्जिस्टेंस का प्रूफ है कि यार ये क्या है, मतलब what they were made up of, ये किससे बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, इसका फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट बताओ। तो ये पूरी लाइन को अगर तुम शॉर्ट नोट में अगर तुम लिखना चाहो कि यार अपने अपने वर्ड्स में लिखे तो क्या होगा, तो सबसे पहले यार मतलब जो होता है डॉट वेल पब्लिश्ड, ठीक है, तो ये सबसे पहली बात होगी कि नॉट वेल पब्लिश्ड, इनके पास में पब्लिश्ड बेहतर तरीके से नहीं हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट होगा यार कम्युनिकेशन वॉट नॉट ईजी, कम्युनिकेशन जो है वॉज नॉट ईजी, ये बात याद रखना, नॉट ईजी, ये ईजी नहीं होगा, कम्युनिकेशन नॉट ईजी, ये कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, इसके बाद मैथमेटिक्स ऐड करना, ठीक है। सो मैथमेटिक्स जो कॉन्सेप्ट था इनका, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आया मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथमेटिक्स जो इनके पास में था वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आया, है ना, ये प्रॉब्लम था। और क्या प्रॉब्लम था यार मैथमेटिक्स के अलावा? इनका प्रॉब्लम था कि ये जो जीन का फिजिकल प्रूफ, जीन ये जो फैक्टर था इनका, जो हमारे पास में फिजिकल प्रूफ है भाई साहब, ये जो फिजिकल प्रूफ है ये टोटली एब्सेंट था, है ही नहीं इस दुनिया में।
ठीक है, वो एब्सेंट है ही नहीं इस दुनिया में, कोई फिजिकल प्रूफ तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम निकल कर आ गई। और इसके अलावा क्या आया बॉस कि यार इनका जो मतलब क्या बोलना चाहिए, ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट, ब्लेंडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, ब्लेंडिंग कॉन्सेप्ट जो आया है ना, और इनके अलावा जो फैक्टर का कॉन्सेप्ट आया, नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, कॉन्सेप्ट नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल था ही नहीं, मतलब लोग मानने को तैयार ही नहीं हुए। तो ये सारे 4-5 प्रॉब्लम। एक और सबसे बड़ा रीजन आता है इफेक्ट ऑफ डार्विनिज्म। ये भी बात आता है कि डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा उस समय चल रहा था, और जब डार्विन साहब इस दुनिया में एकदम पीक पे थे, उनकी कहानियां एकदम लोगों को एकदम मन भा जाती थी, तो ऐसे समय पे ये सारी चीज़ें करना मेंडल साहब के लिए कारगर साबित नहीं हुई, मेंडल साहब के लिए हेल्पफुल साबित नहीं हुई। चलो भाई आगे बात करते हैं, ठीक है, चलो फेल हो गए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सो अब हम पहुंचे 1900 पे। अब जैसे ही हम 1900 पे पहुंचे, तब हमारे पास 3 साइंटिस्ट थे, उनका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। न्यू मेंडलिज्म इन्होंने दिया था, ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोलेंसन एंड वॉन शेरमार्क। सो 1900 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डिवरीज ग्रेट साइंटिस्ट है ना, कोरेंसन एंड वॉन शेरमार्क, ये 3 साइंटिस्ट आए, याद रखना, बार बार याद रखना है, वॉन शेरमार्क, सर कार्ल कोरेंसन एंड ह्यूगो डिवरीज, 3 साइंटिस्ट आए इंडिपेंडेंटली तीनों। मतलब ऐसा जब भी कोई साइंटिस्ट मिक्स होके आते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि कोई भाई बहन थे, सबके सब दूर दूर अलग अलग रिसर्च कर रहे होते हैं, फिर देखते हैं कि तीनों में कुछ कॉमन है, तो फिर तीनों को एक साथ मिलाकर कंसीडर किया जाता है। वैसे यहाँ पर भी है कि 3 अलग अलग साइंटिस्ट थे, पर जब तीनों को देखा गया तो कहा कि यार हाँ सेम टाइप का काम ही कर रहे हो, तो तीनों के काम को एक जैसे कंसीडर किया गया। ठीक है भाई, सजेशन मिला, इन्होंने देखा कि हमारा काम मेंडल साहब से मिलता जुलता है, तो उन्होंने तीनों को रीडिस्कवर किया और न्यू मेंडलिज्म कर दिया। ठीक है, मेंडलिज्म रिजल्ट को री किया, और इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो जनरेशन टू जनरेशन जा रहे हैं, उसको री डिस्कवर्ड करके फिर कहानी बनाई। अब इनके लिए आसान था, थोड़ा सा रीडिस्कवर करना, उसे थोड़ा सा चेंज करना, उसे मॉडिफाई करना थोड़ा सा आसान था। रीज़न इसलिए हम मान के चलते हैं कि आसान था कि तब तक यार ये भी पूछा जाएगा क्यों आसान था, मेंडल साहब क्यों नहीं देख पाए, ये लोग क्यों देख लिए, क्योंकि तब तक माइक्रोस्कोप वगैरह बढ़िया बन चुका था, तब तक लोगों को सेल्स के अंदर देखना पॉसिबल हो गया था, न्यूक्लियस के अंदर क्या मटेरियल है वो भी देखना पॉसिबल हो गया था, कि कौन असल में जेनेटिक मटेरियल है ये भी जानना पॉसिबल हो गया था। तो इसलिए याद रखना 1900 पे ये एडवांटेजेस आया, तो दिस टाइम ड्यू टू एडवांटेजेस एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यार मेंडल साहब को क्यों प्रॉब्लम थी, मेंडल साहब क्यों खोज नहीं पाए, जबकि ये तीनों क्यों खोज लिए, मेंडल साहब में क्या कमी थी, माइक्रोस्कोप नहीं था। मतलब मेंडल साहब की कोई गलती नहीं थी, कम्युनिकेशन खराब था, मैथमेटिक्स थी, डार्विन का रूल था, माइक्रोस्कोप नहीं था। अपने आप में मेंडल साहब बहुत जबरदस्त आदमी थे, उस जमाने में ये चीज खोज लेना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए तो उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। उनके फेलियर के बाद भी, मरने के बाद यार किसी को फादर ऑफ जेनेटिक्स बना देना तुम्हें क्या लगता है मामूली चीज़ है? नहीं भाई, बहुत बड़ी बात थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स घोषित किया गया, बनाया गया कि तुम फादर ऑफ जेनेटिक्स माने जाओगे। आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है भाई, चलो इन्होंने भी ऑब्जर्व किया, क्लियरली ऑब्जर्व किया, कुछ कुछ चीज़ें देखी और कुछ कुछ चीज़ें नई डाल दी उन्होंने। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें नई बनाई और कुछ कुछ चीज़ें नई डाल दी। तो ऑब्जर्व केयरफुली किया उन्होंने, ऑब्जर्व सेल डिवीजन वगैरह देख लिया था। दिस लीड टू बी डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। अब जब यहाँ पर वो न्यूक्लियस पढ़ रहे थे, तभी उस समय मियोसिस, माइटोसिस, इन सब के बारे में पता चला कि यार उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट बनाने के बाद फिर वो आगे का तरीका शुरू होता है। तो ये पूरी कहानी, मियोसिस की कहानी पता चल चुकी थी लोगों को। तो अब लोगों को वो ये लग रहा था कि यार ये जीन फैक्टर एक्टर तो हमने देखा है नहीं, हमने देखा है क्रोमोसोम। हाँ भाई, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये क्रोमोसोम सेपरेट होता है। तो अब पूरी कहानी टर्न हो गई जीन और फैक्टर से क्रोमोसोम में आ गई कि भैया ये दुनिया का जो क्रोमोसोम है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम है और ये इनहेरिटेंस करवाता है, जीन इन तो होगा जो होगा। ठीक है, तो अब ये कहानी होगी डबल डिवाइडेबल जस्ट बिफोर द ईच सेल डिवीजन। हर सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर डबल, फिर उसके बाद हाफ होना, ये दोनों होता रहता है। जैसे अगर माइटोसिस करेंगे तो क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाएगा, मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। ये 1900 में हमें पता चल गया था। आगे बढ़ते हैं। सो कॉल्ड जिसे एक और चीज देखी गई सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर देखा गया, और उस कलर्ड स्ट्रक्चर को
कलर्ड बॉडी, जिसे कलर्ड कहते हैं, उसे क्रोमोसोम कहा गया। कि आपकी सोमैटिक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसका नाम है क्रोमोसोम। हालांकि जब सेल डिवीजन के टाइम पे आप देखोगे ना, सेल डिवीजन आपने कभी सुना हो तो आपको पता होगा कि क्रोमोसोम हमेशा जो है ना वो आपको एम फेज में दिखाई देता है, और एम फेज में न्यूक्लियस का कोई अस्तित्व ही नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता। उस टाइम पे सब साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं, सब साइटोप्लाज्म। मतलब देखो, आपने एम फेज, इंटरफेज ये सब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यार इंटरफेज में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमेशा इंटरफेज, तब उनके पास हल्की हल्की क्रोमेटिन्स होती हैं। पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर एम फेज में जाते हैं ना, ये हमारा इंटरफेज है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, तो इनके पास न्यूक्लियस गायब होकर पूरा का पूरा क्रोमोसोम ऐसा बन जाता है। तो ये सिर्फ एम फेज में ही देखा जाता है। तो हमें ये नहीं पता था कि ये न्यूक्लियस के अंदर है, पर हमने देखा कि भैया जब हम सेल को देखते हैं डिवीजन के टाइम पे, तो एक कलर्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है जिसका नाम रख दिया क्रोमोसोम। कलर्ड बॉडी, ठीक है, कलर्ड बॉडीज एंड दे आर विजुअलाइज बाय स्टेनिंग। जब भी हम उसे स्टेन वगैरह डालते थे, कलर वगैरह डालते थे, तो वो कलर्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता था। सो 1902 में क्रोमोसोम वगैरह के बारे में हमने पता लगा लिया। बहुत सारे साइंटिस्ट इसके पीछे हैं, इसलिए हम इसके कोई एक का नाम नहीं लेंगे, पर 1902 में हमने क्रोमोसोम को खोज लिया था। तो क्रोमोसोम पता चल गया कि यार सेल के अंदर एक ना कलर्ड बॉडी स्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल के लिए जाना जाता है, जेनेटिक मटेरियल के लिए जाना जाता है, क्योंकि इस समय तक थोड़ा सा हमारा इनहेरिटेंस वाले कैरेक्टर आ गए थे। अब इस कहानी को समझाने के लिए, चूंकि मियोसिस वगैरह आपने कभी सुना हो तो आपको पता होगा कि यार जैसे हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये है, ठीक है, ये हम हैं G1 फेज में। अब हम आएंगे G2 फेज में, तो जैसे ही S फेज बीच में आता है, तो S फेज के बाद जैसे ही आप G2 फेज में जाओगे ना, तो अगर इनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ना, अगर नंबर ऑफ डीएनए इनके पास सिंगल है, तो इनके पास नंबर ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, नंबर ऑफ डीएनए डबल हो गया। अब हम पहुंचेंगे M फेज में, तो M फेज में ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम ना भाई साहब सेपरेट हो जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम, ये वाला इधर वाला सेपरेट हो गया, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया, ये एम फेज है। तो आप इसे देखोगे कि भैया जब ये G1 से S से एम फेज में आया तो दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, हुए ना। तो इनका कहना था कि जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है तो उसके अंदर डीएनए है, वो डीएनए भी सेपरेट हो जाता है। तो इस दुनिया में सारा जो कैरेक्टर है वो क्रोमोसोम कैरी करता है। तो उसके अंदर के जो जीन है ना, दैट्स वाई ये क्रोमोसोम इज अ व्हीकल ऑफ जीन। इसके अंदर जीन है, पर असल में उसको ले जाने वाला स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमोसोम है। समझ रहे हैं? तो आप जब ये पूरा कहानी खोज लोगे तो आपको ये पता चलने लग जाएगा कि यार जैसे वो दो कहानी होती है ना, कि एक आदमी है, ठीक है, दो लोग बैठे हुए हैं दो बस में और दोनों जा रहे हैं, दोनों साथ में आजू बाजू बस जा रही है। अब बस अलग होगी तो दोनों आदमी भी अलग हो जाएंगे, वैसे ही है। और जब तक दोनों बस जा रही है साथ में तो आदमी भी साथ में जाएंगे। तो इनका कॉन्सेप्ट ये था कि जीन विन तो जो है, पर असल में क्रोमोसोम जो है वो कैरेक्टर्स को कैरी करता है और उनका साथ आना और सेपरेट होना क्रोमोसोम डिसाइड करता है। ये था नया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसकी कहानी सबसे पहले शुरू हुई क्रोमोसोम के खोज के बाद वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी। ये दोनों का नाम जरूर याद रखना। इन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देने का रीजन ये था कि भैया जीन के पैरेलली हमारे पास क्रोमोसोमिक स्ट्रक्चर है जो कैरी करता है जीन को। क्या बात करते हैं? कैरी करता है जीन को। तो जब हम कहेंगे कि क्रोमोसोम सेपरेशन, जीन भी सेपरेट हो जाता है। जब हम गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो जीन भी सेपरेट होता है, क्रोमोसोम भी सेपरेट होता है। तो क्रोमोसोम वाज पैरेलली टू द बिहेवियर ऑफ द जीन। क्रोमोसोम और जीन का पैरेलल एकदम सेम है। ये थियरी थी, ये सिर्फ थियरी थी और इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसलिए कभी भी कोई पूछे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया, सचिन एंड बोवेरी, पर प्रूफ इसको देने का काम फिर मॉर्गन साहब ने किया था। सो क्रोमोसोम मूवमेंट जो है एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ। तो यहाँ पे इसने ये भी बात कह दी कि यार ये जो मेंडल्स लॉ है, ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा कि तुम्हारे पास जीन है, कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो है ना, जो कैरी कर रहा है वो असल में हमारा क्रोमोसोम है। तो जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी सेपरेट हो जाएगा। ये बात आपके सटन एंड बोवेरी का कहना था कि जब ये मूवमेंट होता है तो इस मूवमेंट में रिकॉल करें दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस। इक्वेशनल डिवीजन जब हम करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है,
क्रोमोजोम माइटोसिस में क्रोमोजोम का नंबर डबल होता है, जब क्रोमोजोम का नंबर डबल होगा तो जीन भी डबल होंगे, जब क्रोमोजोम का नंबर हाफ होगा तो जीन भी हाफ होगा। इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती चली जाती है। एंड ड्यूरिंग मियोसिस आपने रिडक्शनल डिवीजन दोनों में पढ़ा हुआ है। So important thing that to remember are the chromosomes as well as gene occurs in pair। जो क्रोमोजोम है और जो जीन है दोनों का पेयर है। अब आप यहाँ पे देखो क्रोमोजोम का पेयर भी दिख रहा है तुम्हें, जीन का पेयर भी दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों पेयर हैं, दोनों गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट होते हैं, दोनों अगर माइटोसिस हो रहा है तो दोनों डबल होंगे। सो जीन का कैरेक्टर क्रोमोजोम के कैरेक्टर से एकदम मिलता है। तो यहां पर एक स्पेशल लाइन आती है कि क्रोमोजोम्स आर कैरियर ऑफ जीन, क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ जीन। तो ये बात याद रखना, 2 एलील्स ऑफ जीन पैरेलल लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब वो दो आजू बाजू में जो क्रोमोसोम बने हुए हैं उसी में एलील्स प्रेजेंट हैं। जैसे मैंने ये बनाया कि ये दो जीन, ये क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस है, एकदम आजू बाजू जैसे टिके रहते हैं ना क्रोमोसोम, उन्हें होमोलोगस कहते हैं। सो एलील्स भी उन्हीं पर है। तो ये सटन एंड बॉवेरी का कॉन्सेप्ट था कि भैया इस दुनिया में जो जीन का कॉन्सेप्ट है ना, वैसे ही कॉन्सेप्ट क्रोमोसोम का है, और असल में क्रोमोसोम ही कैरी करते हैं जीन्स को। और जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो जीन भी सेपरेट होंगे, जब क्रोमोसोम डबल होगा तो जीन भी डबल होगा। सब ऐसा ही कहानी चलता रहता है। ये वॉल्टन एंड सटन की सटन एंड बॉवेरी का थियरी था, कुछ बड़ा लॉजिक नहीं था, बट ठीक है मान लेते हैं। इसलिए एनसीईआरटी की एक लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि मान लो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक जीन है और ये हवाला मान लो क्रोमोसोम है, दोनों में से कोई भी एक पार्ट ले लेते हैं, पर ये मान लो क्रोमोसोम है, ये जीन है, ये भी पेयर में है, कंपेयर करना है बस दोनों में, दोनों पेयर में है, ये भी पेयर में है। सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ये भी होगा सच दैट वन ऑफ द इच जीन पेयर ऑफ इज ट्रांसफर टू द गैमेट से गैमेट। मतलब मान लो अगर हमारे पास में ये क्रोमोसोम है और ये जीन है, ये दोनों जीन है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों अगर मान लो सेपरेट हुए तो वन ऑफ जीन, ये एक गैमेट बना, ये दूसरा गैमेट बना, दोनों के पास में एक ही एक प्रेजेंट है, दूसरा कोई नहीं है, हर गैमेट्स को एक मिला है। सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, द ओनली वन ऑफ इच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट्स। ठीक है, अब यहां पर दोनों का टू गैमेट्स है ना, दोनों की लाइन एकदम सेम टू सेम आप देखोगे, उनमें से कुछ नहीं, सेज दैट वन ऑफ इच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट्स। ठीक है, तो ओनली वन ऑफ इच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट्स, एकदम सीधी सी बात है। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली ऑफ इच अदर, ये भी एक कोई बात है कि अगर इंडिपेंडेंट पेयर है, ये दोनों हैं, सो वो दोनों हैं, और उसके बाद दूसरे क्रोमोसोम में मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए हैं, एकदम सेपरेट स्पेशली इंडिपेंडेंट होगा, इसीलिए जीन है, इसीलिए ये जीन है। ठीक है, इसीलिए ये जीन्स हैं, क्योंकि ये सेपरेट होते हैं। एंड वन पेयर ऑफ सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट एंड अदर पेयर, एक पेयर दूसरे पेयर के लिए एकदम स्पेशल है, एकदम सेग्रीगेट है, एकदम मिक्स नहीं होता, अलग होंगे दोनों के क्रोमोसोम का। जैसे हमारे 23 पेयर दूसरे कोई भी पेयर के लिए, मतलब पहला पेयर दूसरे पेयर के लिए, दूसरा पेयर तीसरे पेयर के लिए, तीसरा पेयर चौथे पेयर के लिए बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, सब कुछ सेम रहता है। यही बात एनसीईआरटी हमें एक्सप्लेन करती है, और ये है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब सटन एंड बॉवेरी का जो कॉन्सेप्ट था, जो सटन एंड बॉवेरी का कॉन्सेप्ट था, उन सारे कॉन्सेप्ट में हमें एक बात बहुत सिंपल थी कि यार पेयरिंग एंड सेपरेशन तो हमारी हो रही है, वुड लीड टू सेग्रेशन ऑफ द पेयर फैक्टर दे कैरिड। ये एक लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप सारे बच्चे दिमाग में बैठा के रखना कि सटन एंड बॉवेरी का पूरा आर्ग्यूमेंट इस बात पे बेस्ड था कि जो भी मतलब कैरेक्टर है वो क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं। अब जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो उनके जीन्स तो सेपरेट होंगे ही होंगे। पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड्स टू बी सेग्रेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड। अगर क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे होंगे सो उनके साथ में जो कैरिड फैक्टर्स हैं, जीन हैं, वो भी सेपरेट होंगे, उनका पेयर भी सेपरेट होगा। सो सीधी सी कहानी, द व्हीकल ऑफ जीन। सो सटन बॉवेरी की कहानी यही आई, और इसको मल्टीपल मेंडेलिज्म के नाम से, फिर बाद में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से हमने इसे डाल दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से हमने इसे डाल दिया। कि ये पूरी कहानी, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंफ्यूजिंग बहुत है, इसलिए एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैंने आपको बहुत समझाई है, मतलब समझ नहीं आता बोलना क्या चाह रहे हैं। और इसमें एनसीईआरटी ने 2-3 डायग्राम बना रखे हैं, अब वो डायग्राम कुछ मतलब के नहीं है भाई, कुछ मतलब के नहीं है। वो एक है, फिर सेपरेट हो रहा है, फिर सेपरेट हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, कुछ मतलब नहीं है उसका।
आप बस एक सिंपल बेसिक डायग्राम बनाओ कि यार देखो मेरे पास, अच्छा आपको ये पता ज़रूर होना चाहिए कि G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है, फिर M में क्या होता है। तो ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं, बस आप इसमें इतना जान लो कि भैया S फेज में DNA जो है ना हमारा डबल हो जाता है। अब DNA डबल हुआ और F फेज में जो हमारा क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम जो है वो सेपरेट होता है, क्रोमोजोम सेपरेट होता है। क्रोमोजोम सेपरेट होने के दो तरीके हैं, या तो माइटोसिस होगा और या तो मियोसिस होगा। अगर माइटोसिस है तो क्रोमोजोम का नंबर सेम रहेगा और मियोसिस है तो क्रोमोजोम का नंबर हाफ हो जाता है। बस इतनी बात है। आप इनको रखो, कोई भी G1 G2 कहानियां जो भी हैं इनके पास में, ठीक है, ये जो बने हुए इनको रखो और इनको सेपरेट करते रहो, ठीक है। ये पूरा पार्ट यहाँ पर बनता है। अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तब फिर हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ में आते हैं और इसे प्रूफ देने वाले साइंटिस्ट कि किसने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, और वो थे द ग्रेट T.H. मॉर्गन, जिसने यूज़ किया ड्रोसोफिला को, और ड्रोसोफिला को क्यों रिसर्च किया और फिर लिंकेज क्या होता है वो फिर अपन नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले। तो आज का जो सेशन है वो सबसे कंफ्यूजिंग सेशन में से एक है, इसलिए याद रखना आपको इसे प्रॉपर रीड करना है। NCERT की बुक सामने रखिए और मैंने जितनी बातों को आपको समझाया सिर्फ उतनी बातें समझिएगा। NCERT के बेवजह के डायग्राम पढ़ के अपने आप को कंफ्यूज मत करना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट भी नहीं। मैं भी लाकर आपको समझा भी सकता था, पर मैंने कहा कि यार कोई भी इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन करें तो सेल डिवीजन में आपको पढ़ाऊंगा ही, और वो बहुत डिटेल में वहां पर बताऊंगा, तो यहाँ पे अधूरा बताने का कोई मतलब नहीं है। आप सेल डिवीजन वाले चैप्टर में G1 S G2 ये सब आप उससे बढ़िया से पढ़ लोगे, ठीक है बच्चा लोग। तो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी पूरी कोशिश है कि कम शब्दों में, कम कहानियों पे आपको NCERT की सारी लाइन समझा सकूं, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।